डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था इंटरजीनिक इंटरैक्शंस, यानी कि इंटरैक्शन बिटवीन टू जीन्स, और उसमें आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बताया था, जहाँ पर दो अलग अलग जीन्स होंगी जिनका जब वो दोनों इकट्ठा होती हैं तो तब जाकर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आता है, अदरवाइज़ अकेले अकेले हों तो नहीं आता है ना। और उसकी रेशो आपको बताई थी 9:7। तो इसी में नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट फिनोमिनन जो है दैट इज़ एपिस्टेसिस, या जो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ही है, बट बिटवीन टू जीन्स एंड नॉट टू एलील्स। ठीक है ना, ये बहुत ध्यान से सुनना आपने। जैसे कि एक नॉर्मल एक जीन में हम देखते थे, एक जीन की दो एलील्स के बीच में होता था ना, ये इसको डोमिनेट करती थी एलील, तो उसको हमने इंटर एलीलिक इंट्रैक्शन कहा। अब हम कह रहे हैं कि हम दो जीन्स की बात करेंगे यहाँ। मान लो एक जीन ये है और दूसरी जीन ये है, राइट। तो जब एक जीन जो है वो दूसरी जीन को डोमिनेट करे अगर, है ना, इसके एक्सप्रेशन को ना आने दे, कहने का मतलब, तो उसको एपिस्टेसिस कहते हैं। और ये दूसरी जीन कहीं और किसी और क्रोमोसोम पे हो सकती है, इनका अलग अलग लोकस होगा नेचुरली। ठीक है, तो ये जो फिनोमिनन है जहाँ पर इसकी देखिए डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन टू नॉन एलीलिक जीन्स, है ना, इन विच वन जीन सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। तो क्या होगा कि द जीन विच गॉट सप्रेस्ड, जो सप्रेस हो रही है यानी रिसेसिव वाली जो है, उसको हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं, और जो सप्रेस कर रही है या डोमिनेट कर रही है वो एपिस्टैटिक जीन कहलाती है। सो सच एन इंटरेक्शन इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। ठीक है, एपिस्टैटिक जीन का मतलब है जो इनहिबिट करती है या डोमिनेट करती है। तो जैसे हमने कहा, इन दोनों में से मान लीजिए ये डोमिनेंट है अगर, तो इसको यहाँ पे वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, एपिस्टैटिक जीन। और जो रिसेसिव वाली है यानी जिसका एक्सप्रेशन नहीं आता है, उसको बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। तो ये दोनों टर्म्स हैं, एक एपिस्टैटिक एक हाइपोस्टैटिक, राइट, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। अब एपिस्टेसिस जो है देखिए, ये दो तरह का हो सकता है। ठीक है, एक है डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक है रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब इसको कैसे समझना है आपने, इसमें क्या होगा कि जो दो जीन्स है ना, दो पेयर ऑफ जीन्स हैं, उनमें से एक नेचुरली डोमिनेट करती है, और जो डोमिनेट करती है उसका मतलब वो कब डोमिनेट करती है, जब उसकी डोमिनेंट एलील होगी तब। और इस केस में जो एपिस्टेसिस शो कर रही है जो जीन, या हम कहें जो डोमिनेट कर रही है, वो कब डोमिनेट करती है, जब उसकी रिसेसिव एलील्स हों दोनों तब। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ पाओगे। जैसे कि हमने कहा एक होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होगा, जैसे यही ऊपर जो हमने दो जीन्स ली है ना, एक ए जीन है, उसकी नेचुरली एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। दूसरी टी जीन है, उसकी डोमिनेंट एलील है, ये रिसेसिव एलील है। अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होगा, ये मान लो डोमिनेट कर रही है ना, दिस इज द एपिस्टेटिक जीन। तो ये कब डोमिनेट करती है, जब इसकी कम से कम एक एलील डोमिनेंट हो। यानी अगर ये सिचुएशन होगी तब भी ये डोमिनेट करेगी, अगर इस सिचुएशन में ये होगी तब भी ये डोमिनेट करेगी, और इसकी दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को नहीं आने देगी, राइट। सो दिस इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होगा, रिसेसिव एपिस्टेसिस में देखिए क्या होता है, इसमें भी मान लो ये वही एक जीन है, ये दूसरी जीन है। अब यही है डोमिनेट, तो यही कर रही है, ठीक है, यही वाली जीन जो है ये एपिस्टैटिक जीन है, लेकिन ये इसके एक्सप्रेशन को कब नहीं आने देती, जब ये रिसेसिव, इसकी जब दोनों एलील्स रिसेसिव होंगी, यानी इस कंडीशन में ये इसका एक्सप्रेशन नहीं आने देती है। ठीक है, रिसेसिव कंडीशन में जब ये होती है तब ये, देन इट शोज एपिस्टेसिस, राइट। तो ये दो केसेस हैं जिनमें कि सिर्फ, जैसे मैंने आपको कहा, आपने रेशो याद रखनी है इनकी,
तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो है उस केस में रेशो आती है 12:3:1। ये वही रेशो है मेंडल की, है ना, जो 9331 थी, वही मॉडिफाई होके ही हो जाती है। 9 और 3 12 हो जाएंगे ये, और 3 और 1 ऐसे रहेंगे, ठीक है। जबकि रिसेसिव एपिस्टेसिस जो है इसकी रेशो आती है 9:3:4। इसमें क्या हुआ, ये 9 ऐसे कैसे ही रहे, है ना, ये 3 भी ऐसे कैसे रहे, और ये 3 और 1 4 ये मिल गए, तो ये बन गई रेशो 9:3:4, ठीक है। कल आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की रेशो बताई थी, दैट वाज 9:7, जिसमें ये 9 वैसे ही थे और ये सातों आपस में मिल गए थे, ठीक है ना। तो आप इन रेशोज़ को याद रख सकते हैं। वैसे इनको अगर आप समझना चाहें कि ये कैसे आई रेशो, देखो तो ये भी मैं आपको समझा सकती हूँ। अगर आप दोबारा उसी क्रॉस पे अगर हम चलें ना, मेंडल के क्रॉस पे, क्योंकि ये 9331 जो आई थी मेंडल की, वहीं से ये रेशोज़ मॉडिफाई हुई है ना। ये देखिए, तो हम दोबारा इसी क्रॉस पे आते हैं। ये जो हमारा टेबल था, हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स भी यहीं से निकाली थी कल, है ना। 9 ये वाले थे जिनमें डॉट्स लगाए, और बाकी 7, है ना। ये 9 वो थे जिनमें दोनों जीन्स की कम से कम एक एक डोमिनेंट एलील थी, और तभी एक्सप्रेशन आता है। हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में कल हमने 9:7 रेशो निकाली थी। आज जो हम बात कर रहे हैं एपिस्टेसिस की, देखो एपिस्टेसिस में हमने क्या कहा, दो तरह की एपिस्टेसिस है ना, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हमने कहा कि जो जीन डोमिनेट करती है उसकी कम से कम एक एलील जो है वो डोमिनेंट होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे कितने केसेस में, ये देखो ना, यहाँ तो टी को मान लेते हैं ये एपिस्टेटिक जीन है, तो इसकी डोमिनेंट एलील्स देखनी है आपने, कम से कम एक डोमिनेंट होनी चाहिए। यहाँ तो दोनों ही डोमिनेंट है, यहाँ भी दोनों डोमिनेंट है, यहाँ एक है डोमिनेंट, यहाँ एक है, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे करके आप अगर काउंट करोगे इधर इधर इधर, तो ये कितनी निकलेंगी, 12, ठीक है। 12 ऐसे केस निकलेंगे जिनमें कम से कम एक बड़ा टी होगा। तो वही हम कह रहे हैं, 12 वो हो गए, बाकी 3:1 तो रहेगा ही, है ना। ये 12 हो जाएंगे। सो द रेशो विल बी 12:3:1। और जो दूसरा है रिसेसिव एपिस्टेसिस, दूसरे केस में हमने क्या कहा कि ये जो एपिस्टेटिक जीन है, टी ही है हमारी एपिस्टेटिक जीन, ये कब डोमिनेट करती है, जब इसकी दोनों एलील्स रिसेसिव हों तब। और ऐसा किस केस में देखने को मिल रहा है, इन 4 में। इन 4 केसेस में आप अगर देखो तो दोनों रिसेसिव एलील्स हैं टी की, यानी कि ये यहाँ पर एपिस्टेसिस देखने को मिलेगी इन 4 केसेस में, ठीक है। तो ये 4 अलग हो जाएंगे और बाकी वैसे ही रहेंगे। 9:3:4 आपकी रेशो आ जाएगी रिसेसिव एपिस्टेसिस की, ठीक है ना। तो एक तरीका ये भी है इसका याद रखने का। डोमिनेंट एपिस्टेसिस की रेशो है 12:3:1 और रिसेसिव की रेशो है 9:3:4, और ये है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की रेशो। सिर्फ आपने इतना सा याद रख लीजिए। एंड देन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस टॉपिक, दैट इज रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉज। नाउ मेंडल ने, आप देखो कितना काम किया उसने, लेकिन है ना, उसके काम को कोई सराहना नहीं मिल पाई, कोई प्रेज नहीं मिल पाई, एंड इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल रीजंस, ठीक है। 1900 तक किसी ने उसके काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तब तक उसकी डेथ भी हो चुकी थी। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, क्यों नहीं उसके काम को रिकॉग्निशन मिली। ये कारण थे उसके, क्योंकि उन दिनों क्या होता था, कम्युनिकेशन वॉज डिफ़िकल्ट, इतने कोई साधन तो थे नहीं कम्युनिकेशन के, तो उसकी काम को पब्लिसिटी नहीं मिल सकी बहुत ज़्यादा। सेकेंडली, इसका जो कंसेप्ट था कि जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं कैरेक्टर्स को और वो मिक्स नहीं होती हैं अगली जनरेशन में, तो ये भी मतलब साइंटिस्ट जो थे उनको ये ठीक नहीं लगा ये कंसेप्ट। देन हिज अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथ्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिनन वाज न्यू, क्योंकि एक्सप्लेन तो वो कर रहा था एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन को, यानी कि जेनेटिक्स को, लेकिन उसमें वो मैथ्स यूज़ कर रहा था, है ना। जैसे हमने कहा ना, रेशोज़ निकाल रहा था,
और पूरा रिकॉर्ड रख रहा था, तो वो भी नया था लोगों के लिए. एंड ही कुड नॉट प्रूव एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स. जिनको उसने फैक्टर्स कहा था वो हमें पता है कि जीन्स हैं वो या क्रोमोसोम्स हैं आज की डेट में, है ना. तो उस टाइम तक लेकिन नई खोज हुई थी ना क्रोमोसोम्स की, तो इसलिए उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था. ये कुछ कारण थे. इसके अलावा एक और कारण अगर आप नेट पे कभी सर्च करो तो एक रीज़न वो ये भी देते हैं कि इस दौरान साइंटिस्ट का ध्यान ज़्यादा किस पे था, डार्विन की थ्योरी पे. डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी वो भी इन्हीं दिनों काफ़ी चर्चा में थी, तो सारा ध्यान वहाँ था साइंटिस्ट का. इस वजह से भी मेंडल के काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं गया. ठीक है. लेकिन 1900 में ये 3 साइंटिस्ट जो हैं, ह्यूगो डिवरीज है एक, कॉरेंस है और वॉन शेरमार्क है, इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया. ठीक है. अकेले अकेले किया, हालांकि अपने अपने लेवल पे. तो इनफैक्ट ये भी 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हु रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, है ना. तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम आपने याद रखने हैं उसमें. इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना अपने काम किया और इन्होंने जो है फिर मतलब तब तक क्या था कि माइक्रोस्कोप्स आ चुके थे, सेल डिवीज़न इन्होंने स्टडी कर रहे थे, तो इनको पता चला कि क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो मेंडल जिनको फैक्टर्स कहता था, है ना. तो फिर इन्होंने मेंडल के वर्क को दोबारा से स्टडी किया और फिर इन्हें पता चला कि उसने कितना इम्पोर्टेंट काम किया था. राइट. सो दे रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क. एंड नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, दिस इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती है ये थ्योरी. तो सबसे पहले तो ये थ्योरी दी किसने थी, सटन एंड बॉवरी ने 1902 में. अगेन इंडिपेंडेंटली इन्होंने अलग अलग ये प्रपोज की थी. और किस आधार पर, नेचुरली जब क्रोमोसोम्स डिस्कवर हो गए और सेल डिवीज़न का पता लग गया तो उस नॉलेज को इन्होंने मेंडल्स के प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ा और तब ये थ्योरी बनी. ठीक है. और अब पता चला कि इनहेरिटेंस यानी कैरेक्टर्स इनहेरिट कैसे होते हैं या अगली जनरेशन को पास कैसे होते हैं, थ्रू क्रोमोसोम्स. राइट. तो ये थ्योरी दी किसने थी, ये इंपॉर्टेंट है. और इसके पोस्टुलेट्स. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कहती है ये थ्योरी, देखो कैसे इस नतीजे तक हम पहुँचे कि जो कैरेक्टर्स हैं अगली जनरेशन में उनको कौन ले जाता है, क्रोमोसोम्स. उसके लिए देखो सबसे पहले ये देखा गया कि अगली जनरेशन में जाता क्या है. अगर हम बात करें पेरेंट्स की बॉडी का कौन सा हिस्सा है जो नेक्स्ट जनरेशन को पास होता है, वो है गैमीट्स. ठीक है. मेल के केस में स्पर्म्स, फीमेल के केस में एग है जो अगली जनरेशन बनाता है. यानी जो हेरिडिटरी फैक्टर हैं वो इनके अंदर ही होने चाहिए, गैमीट्स के अंदर होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट अगला पॉइंट उन्होंने ये देखा कि अब स्पर्म तो इतना स्पर्म का, लेकिन फिर उन्होंने ये देखा कि सिर्फ उसका हेड जो है वो एग के अंदर एंटर करता है और उसके हेड में होता है न्यूक्लियस. इसका मतलब है कि जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं वो न्यूक्लियस में होने चाहिए. ठीक है. अब न्यूक्लियस तक भी पहुंच गए हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने देखा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पेयर्स में पाई जाती है ना. न्यूक्लियस के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो पेयर्स में होती है, और वो हैं क्रोमोसोम्स. ठीक है. सो क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में होते हैं और मेंडल ने जो कहा था एलील्स वो भी पेयर्स में होती थी. देन द 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर दे आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है. अब ये पता चल गया था कि जो जीन्स थी वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होती हैं, आमने सामने उसकी जो 2 एलील्स होती हैं. एंड साथ ही साथ स्पर्म और एग जो हैं, गेमीट्स जो हैं, दे हैव हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. उनमें आधा आधा हो जाता है ना क्रोमोसोम नंबर. और मेंडल ने भी यही कहा था कि गेमीट्स में जो है एक एक ही एलील जाती है, एक एक करेक्टर की, और इसलिए वो प्योर होते हैं. उसके बाद वो गैमीट्स फिर से फ्यूज़ हो जाते हैं जिससे कि डिप्लॉयड नंबर फिर से रिस्टोर हो जाता है. एंड जीन्स जो हैं दे आर कैरिड ऑन क्रोमोसोम्स.
क्रोमोसोम्स एक्चुअली क्या हैं, डीएनए ही है वो, डीएनए जो हाईली कॉइल्ड होता है, और डीएनए के ही छोटे छोटे सेगमेंट्स को ही जीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीन्स आर कैरिड ऑन क्रोमोसोम्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं ये वही हैं जो कि मियोसिस से पहले एक साथ आ जाते हैं, पेयरिंग होती है इनमें, साइनैप्स कहते हैं उसको, +1 में आपने पढ़ा है, और उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, मेटाफेज के बाद वो आधे आधे हो जाते हैं, है ना। और मेंडल ने भी तो ऐसा ही कहा था, उसने भी यही कहा था कि सेग्रीगेशन हो जाती है ना, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम सेपरेशन या सेग्रीगेशन हो जाती है। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी जो लॉ उसने दिया था उसको भी क्रोमोसोम्स के बेसिस पे समझाया जा सकता है ना। सो इस पूरी थ्योरी से ये पता चला कि जो मेंडल के फैक्टर्स थे दे वर एक्चुअली जीन्स या क्रोमोसोम्स, है ना। सो दिस इज योर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स कैरेक्टर्स जो इनहेरिट होते हैं या अगली जनरेशन को जाते हैं, दे आर टेकन, वो कौन ले जाता है उनको, क्रोमोसोम्स ले जाते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर भी कौन, जीन्स होती हैं जो, ठीक है। सो दिस इज़ योर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एंड इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं यहाँ या आपकी बुक्स में भी आपको मिलेंगे, तो आप इनको भी नज़र मार सकते हो। दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, है ना। क्रोमोसोम्स तो दिखते हैं ना, जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे सेल डिवीजन देखते हो तो क्रोमोसोम नज़र आते हैं, ठीक है, हाफ हाफ मूव हो रहे हैं, जीन्स नहीं नज़र आती लेकिन क्रोमोसोम नज़र आते हैं। तो कंपैरिजन वही किया है इन्होंने कि क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में होते हैं, और मेंडल ने कहा था कि जीन्स की जो एलील्स हैं मतलब वो भी पेयर्स में होती हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम अलग अलग हो जाते हैं, है ना। और मेंडल ने भी यही कहा था अपने फैक्टर्स के लिए कि वो भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। देन क्रोमोसोम में भी यही देखा गया, एक पेयर जो है वो दूसरे पेयर के इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। तो मेंडल ने भी यही कहा था, है ना, कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन्स हैं उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि दूसरे पेयर के ऊपर जो जीन्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, है ना, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसको हमने कहा था। सो दिस इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द टू, राइट। सो ये सारे आप कह लीजिए पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स थी, ये मेंडल के बाद जो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और करेंगे, दैट इज़ लिंकेज। बट फॉर टुडे, थैंक यू।